आप ये बताइए कि आपको क्राइम फ्री भारत की स्ट्रेटेजी, सोच और करने का तरीका कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, आप आ गए तो हमारा तो और जोश आ गया सर। नहीं, लेकिन अपन को जो है एक चीज समझना होगी कि हमारी राजनीति में धृष्टता, छदमता सब कुछ है। जी जी। और ये सभी पॉलिटिकल पार्टी एक ही थैले की चट्टी बट्टे हैं। सही है। इस बात को आप कहाँ तक मान रहे हैं? अरे सर, आप और हम उस हार्ड रियलिटी से गुजरे हुए हैं। मेरी तो ये स्थिति होती थी, कभी कभी जो एडीएम था तो मंत्रियों के फोन आते कि किसको छोड़ना और किसको अंदर करना है। मैं ये कहता था कि मंत्री जी मेरी सीट पे आप बैठ जाइए, और इसलिए मेरे को हर साल ट्रांसफर होते सहन करना पड़ता था सर। आचार्य जी, मेरी स्थिति थोड़ी सी आपसे बेहतर थी। सर हमने नेताओं की ऐसी स्थिति करके रखी थी कि किसी नेता की हिम्मत नहीं थी कि मुझे फोन कर ले। नहीं 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 नहीं, हर साल ट्रांसफर होते हैं, देखता नया नया बंदा आया है तो जानते नहीं समझते नहीं थे, तो एक बार तो उनको झटका देना पड़ता। हाँ, आप ठीक उसके कह बाद रहे फिर वो हैं। मेरी ट्रांसफर की जुगत में लग जाते हैं। वेरी नाइस, बड़ी खुशी से 400 किलोमीटर दूर भेज देते थे। मैं बड़ा मजे से दूसरे दिन ज्वाइन कर देता, कभी ज्वाइनिंग टाइम नहीं लेता सर। चलिए आचार्य जी, अब मुझे लगता है कि हमें ज्यादा एनर्जी के साथ शक्ति प्राप्त करना होगी। जी जी जी। बिना शक्ति यदि हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो हम जो है लूजिंग वार लड़ेंगे। सर ये बहुत बड़ा मिशन है, महा आंदोलन करना पड़ेगा और इसका एक्शन प्लान प्रॉपर बने किसी सुदृढ़ हाथों में, तब जाके काम हो सर। ये तो नहीं तो मैं हूं ना, के जरिए तो कुछ होने वाला है नहीं सर। वो आपने एक फिल्म देखी है ना, इसमें है मैं हूं ना। धीरे धीरे आप लोग जुड़े हो ना सर, तो हमें भी जोश आ रहा। मैंने बीच में इनको कहा भी, मैंने कहा यार तुम करना क्या चाह रहे हो, क्या तुम्हारे पास सामान है? तो अरे साहब आप सुझाव। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई यार। आचार्य जी एक चीज बताऊं, मैं आज मैं इतना खुश हूं। एक बहुत रिमोट गांव से एक महेश नामक कृषक ने मुझसे बात की। जी जी। और वो ठीक ढंग से पढ़ा लिखा भी नहीं था। अच्छा अच्छा। ये कितनी अच्छी बात है कि एक बात जो है रिमोट किसान के पास पहुंच रही है, जो पढ़ा नहीं है, और वो जो है हिम्मत करके एक डीजीपी से बात कर रहा है, और उसमें एक दृढ़ता और संकल्प दिख रहा है। सर हमें यही दृढ़ता और संकल्प ऐसे ही किसानों में, ऐसे ही आधे पढ़े और अनपढ़ लोगों में दिखाना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग धूर्त हैं, हम लोग बदमाश हैं। यदि हम ये बात कहेंगे, हमने कभी अपने भले के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं है। क्या बात है। और हमारी ये बात सही भी है कि हमारे में से बहुत सारे लोगों ने जो है कुछ एनजीओ बना लिए हैं, कुछ लोगों ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, लेकिन इस सब में भी हमारी धूर्तता यथावत है। इसमें भी हम कहीं ना कहीं अपना महिमा मंडन, अपने जो विजिटिंग कार्ड में उसे लिखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी अपना जो है पद नाम वगैरह देने के लिए। मैंने एक ओडी कार्ड देखी, उससे बकायदा लाल पेड़ लगे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष। और मैंने कहा वाह, लोग तो बस आप कह रहे हो ना सर, बस उसी के लिए है। तो नहीं, इस सोच से यदि हम पार्टी पैदा कर रहे हैं, इस सोच से यदि हम एनजीओ पैदा कर रहे हैं, तो अगेन ये धूर्त लोग हैं, ये अपना महिमा मंडन करेंगे। इससे इस देश का कोई भला नहीं होने वाला, नहीं होगा। सही है। तो मैं जब भी इस बात को सोचता हूं तो मुझे लगता है, देखो मैं आपको बताऊं कि मेरी एक टेक्निकल ग्रुप से बात हो रही थी, और उसने आज मुझे मैसेज किया कि सर जो है आपका मिशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत बिजी हूं और मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। जबकि उसको पेमेंट मिल रहा था, ठीक है ना। अच्छा। तो हम लोग इतने धूर्त हैं कि हम अपने लिए के अलावा हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। हम बहुत ही खुदगर्ज स्वार्थी लोग हैं। और स्पेशली जो नौकरी में एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोग हमेशा लॉर्ड की तरह रहे हैं और अपने लिए जिए हैं। सही सर। और जो सामने पब्लिक है, उसकी किस्मत है यदि कोई अच्छा अधिकारी पहुंच जाता है। और मैं अपना अनुभव बताऊं कि पब्लिक इतनी अच्छी है कि यदि सही सोच का सही अधिकारी उनके ऊपर यदि अत्याचार करता है, अत्याचार वर्ड में यूज कर रहा हूं, अत्याचार, सही नियत से यदि अत्याचार करता है,
तो पब्लिक उस अत्याचार को न केवल स्वागत करती है बल्कि आपकी पूजा करती है, क्योंकि वो आपके पीछे की चीज में कि उस अत्याचार के पीछे उस पब्लिक का भला जो छिपा हुआ है उसको वो देख भी पाती है, महसूस भी कर पाती है, उसे अप्रिशिएट भी कर पाती है। लेकिन आप ये बताइए कि जो अब बदलाव आ गया है इसमें ब्यूरोक्रेसी ने क्या इन सत्ता के लोगों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक नहीं कर दिया है? कर दिया साहब, बिल्कुल बिल्कुल सब। बहुत सारे मैं कह रहा हूँ साहब कि एक तो प्राइस पोस्टिंग, एक घर के नजदीक, ऐसी कमजोरियां इन अधिकारियों की है कि अलग वहां से अपने एरिया से इच्छित स्थान से निकलते ही नहीं है, डरते और पैसा देते, फिर वो मजबूर होते हैं उनके काम में भले बुरे करने के लिए। देखिए उनकी स्थिति ये है कि वो अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, वहां बने रहने के लिए पैसे दे रहे हैं और उन्हें अपना आका बना के उनके सब जायज और गैर जायज आदेशों को पालन कर रहे हैं। अभी थानों की स्थिति ये हो गई है कि थानों में बिना नेताओं के कहे अपराध का पंजीयन नहीं हो रहा है। अपन सर थानेदार की पोस्ट देखते बहुत दमदार है, मैं कह रहा हूँ इससे मतलब पंगु और इससे नाजुक की कोई नहीं है। जो अधिकारी उनको जो भी बोर्ड से बोर्ड ऐसे होगा वो जिसने ट्रांसफर कराया उसके आदेश की मानकर झूठी कहानी रच के लोगों को फंसा देगा, ये स्थिति है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इन नेताओं ने अपने पास जो आसपास गुंडाओं की फौज जो है ना इकट्ठी कर ली है और वो गुंडे जो है वो गाइड करते हैं जैसे करते हैं। जो व्यक्तिगत गुंडे हैं ये लोग जो है अब पब्लिक पे अत्याचार करने लगे हैं। सही। और क्योंकि उन्हें मालूम है ना कलेक्टर सुनने वाला है, ना एसपी सुनने वाला है, ना थानेदार सुनने वाला है, ना एसडीएम सुनने वाला है, ना तहसीलदार सुनने वाला है, तो जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ अपना सिर फोड़ूं। पूरी व्यवस्था पंगु हो गई है। आपको जान के ताज्जुब होगा, कल हम एक चर्चा में थे तो उस चर्चा में एक विषय आया कि साहब बहुत अपराध बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छे हमारे बहुत सीनियर और जिनकी मैं बहुत श्रद्धापूर्वक बहुत आदर करता हूं, उन्होंने एक क्रांतिकारी जो है सुझाव दिया कि साहब जो असंज्ञेय अपराध हैं उनको अपराध की से श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाए। अब जो ऐसे यूं करिए कि यदि मैं आपको जूते मारूं तो ये कानून की भाषा में सेक्शन 323 का ऑफेंस हुआ, राइट, जो कि असंज्ञेय है, नॉन कॉग्निजेबल है, राइट। अब आप ये देखिए यदि जो है इसे अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दें, इसका मतलब है ये गुंडे जो है जिस किसी को भी चाहेंगे रोड पे बिठाएंगे और जूते मारेंगे, कोई अपराध तो हुआ नहीं है। क्या हम लोग अपने एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के उन जो है ना लोगों की जो कि सफर कर रहे हैं उनके जूते में अपना पैर डाल के क्या महसूस कर सकते हैं कि कहाँ बीमारी फटी हुई है, कहाँ पे क्या करना है? क्या हम उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं? जनता की स्थिति इस समय गुलाम जैसी हो गई है। क्या आचार्य जी आप सहमत हैं मेरी बात से? बिल्कुल सर, मैं तो जहाँ भी रहा, जहाँ भी ऑफिसर से मीटिंग में कहीं भी बात होती, मैं तो उनको यही कहता है कि ये सोचो कि अगर जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो और तुम्हारे सामने जो क्लाइंट आता है, ये सोचो कि उस क्लाइंट की क्या मनोदशा, वो आपसे क्या अपेक्षा करता है, वो समझ के उसकी मदद करो तो है आपके अफसर की, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। ये तो आप जैसे संवेदनशील अधिकारी कह रहे हैं। अरे सर मैंने तो सर इतना काम किया कि राज्य सरकार भी आश्चर्य करने लगी। इतना भी एक बार हमारे सरकार ने कोई न्याय आपके द्वारा अभियान निकाला सर, तो मेरे पास एसडीएमशिप के दो सब डिवीजन के चार्ज थे और मैंने दोनों कोर्ट में 97% केसेस डिस्पोजल कर दिए। वकील कुल मुड़ाने लगे और चीफ सेक्रेटरी ने तो कहा कि यार इसकी क्या कर रहा, सही कर रहा है नहीं कर रहा, इसकी जांच कराओ। कलेक्टर ने कहा, कलेक्टर बहुत ही हार्ड ऑनेस्ट और ईमानदार और मेहनती था, उसने कहा कि भाई वो चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं। इनका सर उनको जल्दी बुलाओ सर। मैं न केवल डिसीजन देता हूँ बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ ना, एसएचओ को कहता हूँ कि भाई पोजीशन देना है या नहीं देना है। चलिए आचार्य जी, मैं एक अपने अनूठे प्रयोग को शेयर करता हूँ, चूंकि आपने बात कही तो मैं आपको बताता हूँ। मैं एसपी गुना था और एक राघवगढ़ सब डिवीजन को हमने चुना, जहाँ जो है दिग्विजय सिंह का एरिया था, राइट सर। आपके गुना के पास छबड़ा में एसडीएम राहू में थर्मल पावर के वहाँ, तो आपने कभी शायद हमारा नाम सुना हो, आई डोंट नो। सर अच्छा, तो हमने जो है वहाँ की
सबसे झगड़ालू गांव जहां पे कि बहुत सारे केसेस कोर्ट में चल रहे थे उनकी सूची बनाई। अच्छा अच्छा। और उसमें हमने 5 ऑफिसर रेवेन्यू के रखे और 5 ऑफिसर जो है अपने पुलिस के रखे, मतलब एसडीएम, एसडीओपी, थानेदार, तहसीलदार। और ये और उन सब पार्टियों को कहा कि अपने 5-5 जो है व्यक्तियों को चुनो, वो इस पे बहस करेंगे और हमारे रेवेन्यू के और वो ऑफिसर पीछे खड़े रहेंगे बस सिर्फ ये सुनने के लिए कि न्याय की बात हो रही है कि नहीं हो रही। क्या बात। आपको जान के आचार्य जी ताज्जुब होगा कि ढेर सारे गांवों के सभी अपराध जो है जो कोर्ट में चल रहे थे वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गए, 0 कोर्ट। अरे सर इतना इनोवेटिव मैंने तो पहली बार सुना है कि रेवेन्यू और पुलिस और जुडिशियरी ये कंबाइन करके आप मौके पर जो है चौपाल लगा के निस्तारण करें तो बहुत गजब की बात है। अच्छा, हर ऑफिसर अगर ऐसा हो जाए तो सब कल्याण हो जाए। अच्छा आप देखिए, मैं आपको इसको और आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो जब वो सेटल हो गए तो वकीलों ने जो है ना प्रदर्शन किया, वो हमसे मिलने गए, कलेक्टर से मिलने गए। उन्होंने कहा साहब आप लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का तो पेट पे लात पड़ जाएगी। तो हमने कहा आपका पेट हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, हमें उन गरीब जनता के जो है कोर्ट कचहरी में आपके मिस गाइडेंस में जो सफर कर रही है उनका पेट और उनकी इज्जत और उनकी तकलीफ हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती है। और हमने कहा कि जो हम ग्राउंड पे कर रहे हैं आपके प्रदर्शन ने ये सिद्ध कर दिया कि वो सब कुछ सही हो रहा है। अरे सर मैं कोर्ट केस करता था ना सर, तो इन्होंने आदिवासियों को बैठलाया, क्लाइंट को कहते हैं कि ये कोई एसडीओ थोड़ी, एसडीओ तो जो मैंने फैसला सुनाया तो वो कहे तुमको एसडीओ थोड़ी, एसडीओ तो वहाँ एसडीओ कोर्ट में बैठता है, ये एसडीओ को तो हम नहीं मानते। मैंने एसडीओ को चला थोड़ा हिंदी में समझा दो। चलिए अब मैं आपको जो है ना रेवेन्यू और पुलिस के कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा नजीर बताता हूं जो आपको भारत में कहीं सुनने को नहीं मिली होगी। जब मैं एसपी भोपाल था तो पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर और एसपी बैठ के एसडीएम और सीएसपी की ज्वाइंट मीटिंग होती थी। अरे वाह, वेरी नाइस। और उसमें ये उसमें जो है एसडीएम को खड़ा होकर ये बताना पड़ता था कि भाई ये केस 15 दिन पहले आपकी कोर्ट में सबमिट हुआ है, आप बताइए कि अभी तक बाउंड ओवर क्यों नहीं हुआ और ये कब बाउंड ओवर हो जाएगा। और एसडीएम को खड़े होकर कहना पड़ता था कि सर वो जो है ना इन कारणों में बिजी हो गए, मैं प्रॉमिस करता हूँ 3 दिन में ऐसे कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा फिर ऐसी मॉनिटरिंग तो कभी होती नहीं है सर। नहीं, और कलेक्टर और एसपी दोनों बैठ के साथ में बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल है सर। मैं आपको बताऊं सर जहाँ भी रहा ना सर, डीवाईएसपी मेरी गाड़ी चलाता था, मैं बैठता था, मान लो कहीं धारा 144 लगाई या कम्युनल रोड हो गए, हम दोनों पब्लिक को एक साथ और एक ही गाड़ी में, चाहे मैं उनकी गाड़ी में तो चाहे वो मेरी गाड़ी में, एक साथ रहते हैं। तो जहाँ पर बात तो कलेक्टर की और एडीएम की एब्सेंस में एसडीएम मैंने धारा 144 भी लगाई, लाठी चार्ज भी करवाया, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन इतना रहता था डीवाईएसपी के बिना तो मैं सर बाहर निकलता ही नहीं था। और यदि इस कोऑर्डिनेशन में पब्लिक वेलफेयर यदि कोर इशू हो जाए तो सोने में सुहागा है सर, बिल्कुल सही है ना। तो आचार्य जी अब मैं आपसे अपेक्षा ये कर रहा हूँ कि आप अपने जुड़े हुए लोगों को चौपाल लगाने के लिए बताएं, संगोष्ठी करने के लिए बताएं और युद्ध स्तर पर हम कैसे जो है पब्लिक को, और पहले क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो अच्छे वीडियो ऑडियो आपको लग रहे हैं अपने तरीके के, उनको उसमें जो है चिन्हित कर लें, उन चौपालों में उसे दिखाएं और मौके पे भी जो है ना वहीं पे जो है उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं। और बाद में जब जो है क्राइम फ्री भारत का ऐप आ जाता है तो उसके माध्यम से फिर बहुत जल्दी हम मेंबरशिप, पहचान पत्र जारी होना और ढेर सारे काम करेंगे, क्योंकि जब तक हम ये शक्ति का अर्जन नहीं करेंगे हम इन दुष्ट राजनेताओं को, जिसमें 42% क्रिमिनल्स हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आचार्य जी मैं और आप जो है ना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये दुष्ट राजनेताओं की सोच क्या है, शिक्षा क्या है, विचार क्या है इनके, यह हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए बताइए मुझे। क्या बात है, बिल्कुल सही। तो ये समय आ गया है कि हम जनता को जागृत करें, इन राजनेताओं को विवश करें और उनको बताएं कि आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हम आपसे
थाली बजाकर, दीपक बजाकर और वीडियो चलाकर सीधे संवाद करेंगे कि हम क्या चाहते हैं। यदि आप उसे सुन के कर दोगे तो आपको सिर पे बिठाएंगे, आपकी स्तुति का गान करेंगे। ठीक है। यदि आपने नहीं किया तो हम अपनी सामर्थ्य से आपको बेवश करने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान जो है 2 साल में मनुष्यों तपस्वियों की हर विधानसभा, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक वो टीम बना के और एक ग्रुप बना के उसमें से एक डिस्क्रीट सिलेक्शन प्रोसेस के तहत ऐसे तपस्वियों और मनुष्यों को आइडेंटिफाई करेंगे कि यदि ये नहीं सीखेंगे, यदि अपने अहंकार और अहम में यदि ये चूर बने रहेंगे तो क्राइम फ्री भारत एनजीओ क्राइम फ्री भारत पार्टी के रूप में अवतरित होगा और इनको जो है इनकी जो है वो जब्त करेगा, इनकी जो है जमानत जब्त होगी। यदि हम तपस्या करके सभी पब्लिक से इसको जोड़ पाए तो फिर हमें चुनाव में कोई प्रचार करने की जरूरत ही नहीं। हमारा प्रचार तो पब्लिक खुद करेगी और हम जो है इन दुष्ट राजनेताओं को, जिनमें से 42% अपराधी हैं, जिन्होंने गुंडाओं को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लिया है, जो आतंकवाद और अत्याचार के पर्याय बन गए हैं, बहुत सारे नेता जो है इस कैटेगरी में पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल से आपके हिसाब से कितने % नेता इस कैटेगरी में होंगे जो मैं व्याख्या दे रहा हूँ? जिस व्याख्या हम नेताओं की दे रहा हूँ इसमें राजस्थान में या आपके अनुभव में कितने % लोग इसने इस तरीके के? राजस्थान में दूसरों की कमी नहीं है सर। मेरा तो ये मानना है पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट गेम। सबसे शातिर होता है जो राजनीति में आता है। नहीं, देखिए, राजनीति के साथ साथ पार्टी तंत्र हावी हो गया है। संविधान में कहीं पार्टी का उल्लेख नहीं था। इन दुष्टों ने अपने बौने चरित्र को पूरा करने के लिए पार्टी तंत्र का जो है ना वो किया। चुनाव आयोग में जो है ना इन पार्टियों को रिकॉग्नाइज करा दिया। जो रिकॉग्नाइज कर रहा तो डी रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। इन्हें जो है सिंबल देने का फंडा दे दिया, इनको जो है ना अपना वो डिक्लेयर कर दिया। तो ये लोग जो है किन लोगों को टिकट बांट रहे हैं? पैसे लेके टिकट बांट रहे हैं, अपने खुद के रिश्तेदार और भाई भतीजों को दे रहे हैं। बड़े नेताओं को के भाई भतीजों और रिश्तेदारों को टिकट मिल रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। दूसरी पार्टियों से जो अपने स्वार्थ के कारण अब जहां उनको लाभ दिख रहा है, ऐसे व्यक्तियों को जो है अपनी पार्टी में भिखारियों जैसे फड़ बिछा के और जो है ना बरमाला और जयमाला और मालूम नहीं कौन कौन सी मालाएं लेके उनको स्वागत कर रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं, उन्हें टिकट दे रहे हैं, उन्हें मंत्री पद दे रहे हैं और बदले में ये अपनी सत्ता स्थापित करके प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं। हमारे द्वारा चुना प्रतिनिधि चाहे अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे द्वारा चुना गया है। उसकी औकात नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर वो हमारी बात करे, क्योंकि वो पार्टी के विप से बंधा हुआ है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। जी हाँ, सही है। और यदि बाहर भी जो है पब्लिक डिबेट में, पब्लिक उसमें भी वो पार्टी की बात कर रहा है, आपकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे जो है पार्टी डिसिप्लिन का खतरा बना हुआ है। उसे वो महा डरा हुआ प्राणी है। उसे लग रहा है यदि कोई मलाईदार विभाग का मंत्री बन गया हूं तो कहीं वो खो ना जाए, यदि मैं मंत्री पद है तो वो कहीं खो ना जाए, कोई जो है ना किसी कमेटी का सदस्य है तो वो खो ना जाए, कोई किसी अध्यक्ष है तो ना खो जाए। तो वो इतने अपराधी जिनको देख के लोग डरते हैं, वो अपने आप में बेहद डरे पुरे हुए बेकार के प्राणी हैं और उन्होंने प्रजातंत्र का गला घोंट दिया है। अब जो है हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, ये इसके वीडियोज हमारे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर हैं। आचार्य जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उसे सुने और उसको, उस व्यवस्था को हम जमीन पे उतारें। मैं जो है ऐसे ढेर सारे जो है हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन कर रहे हैं कि हम इस देश को कर विहीन कर सकते हैं, टैक्स फ्री भारत बना सकते हैं और डेवलपमेंट के लिए आज से 4 गुना ज्यादा पैसा होगा। और क्राइम फ्री भारत, क्राइम कंट्रोल, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्राइम रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ विल बी ए बिगेस्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मतलब यह लोगों को ना केवल धन की वर्षा करेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, बल्कि जो है यह भारत को समृद्धशाली भी बना सकता है।
जी जी क्या बात। देखिए मैं आपको बताऊं, क्राइम फ्री भारत के ऐप से मान लो अज्यूम करिए कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन सच कैच किया, राइट? वो जैसे ही कैच होगा, जैसे ही